तो चालू कर दूँ। बताओ लास्ट में क्या कराया था? क्यों बेटा लास्ट क्लास में क्या कराया था? क्यों कंपनियां पांचवी कंपनी बता दी थी क्यों? अब छठी कंपनी रहेगी। फ्रांसीसी कंपनी आई थी पांचवें नंबर पे क्यों? और तीसरे नंबर पे कौन सी आई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी क्यों? पहले नंबर पे पुर्तगाली आए थे भारत में क्यों? फिर दूसरे नंबर पे डच आए थे क्यों? तीसरे पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। चौथे पे डेन कंपनी आई थी क्यों? पांचवे पे फ्रांसीसी कंपनी आई थी। छठी जो कंपनी होगी वो स्वीडिश कंपनी होगी। डालो आई स्वीडिश कंपनी। स्वीडन से आई थी। कहाँ से आई थी? स्वीडन से आई थी स्वीडिश कंपनी। ठीक है, तो स्वीडिश कंपनी हेडिंग डालो। स्वीडिश कंपनी में ज़्यादा नहीं कुछ भी है। ठीक है, उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। उसमें सिलेबस में जो अगला चैप्टर है स्वीडिश कंपनी। स्वीडिश कंपनी। अच्छा, स्वीडिश कंपनी बताओ कहाँ से आएगी? तो ये स्वीडन से आएगी। कहाँ से आएगी? स्वीडन की राजधानी कौन बताएगा? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। क्या है? स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी। ठीक है, स्वीडिश कंपनी कहाँ से आएगी? स्वीडन से आएगी 1731 में। कब आएगी? देखो सुन लो, केवल लिखवा दूंगा फिर मैं। देखो जो स्वीडिश कंपनी थी ये 1731 में भारत आई। ठीक है, स्वीडिश कंपनी ने भारत से व्यापार ना करके चीन से व्यापार किया था। किससे व्यापार किया था? चीन से व्यापार किया था। अब देखो भारत आने वाली पूर्वी जगत की अंतिम कंपनी अगर पूछे कौन सी थी तो स्वीडिश कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी? स्वीडिश कंपनी थी। भारत आने वाली पूर्वी जगत की अंतिम कंपनी स्वीडिश कंपनी थी। कौन सी कंपनी थी? स्वीडिश कंपनी थी। जो स्वीडन के स्वीडन से आई थी। कहाँ से आई थी? स्वीडन से आई थी। चलो देखो बोले तुम लोग लेट आते हो। लेट हो राइट टाइम आ गया। जल्दी बैठो जल्दी और लिखना स्टार्ट करो। हेडिंग डाल दो स्वीडिश कंपनी। स्वीडिश स्वीडिश कंपनी। स्वीडन से स्वीडन के लिए बोला जाता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। बोले सभी जगह साइंस ये कंपनी अब बात मत करो। हेडिंग डाल दो स्वीडिश कंपनी और लिखना स्टार्ट करो। ये कंपनी 1731 ईस्वी में भारत आई। ये कंपनी 1731 ईस्वी में भारत आई। 1731 ईस्वी में भारत आई। परंतु इसने भारत से व्यापार न करके चीन के साथ व्यापार किया। भारत से व्यापार ना करके चीन के साथ व्यापार किया। अरे व्यापार में प्रतिस्पर्धा थी। मैंने बताया था नहीं बताया था भाई? गरीब कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर पाती। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत शक्तिशाली थी, बहुत पैसा था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पे एकाधिकार था। उसकी टक्कर पे भारत में कोई व्यापार नहीं कर पाता था, इसीलिए सबको भागना पड़ा मजबूरी में यहाँ से। क्या लिखा? इसने भारत के साथ व्यापार ना करके चीन से व्यापार किया। ये भारत आने वाली पूर्वी जगत की अंतिम कंपनी थी। ये भारत आने वाली पूर्वी जगत की अंतिम कंपनी थी। ये भारत आने वाली पूर्वी जगत की अंतिम कंपनी थी। ठीक,
भारत आने वाली पूर्वी जगत की अंतिम कंपनी थी। तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया कंपनियों का आगमन। भारत में टोटल 6 कंपनियां आई। कितनी कंपनियां आई? 6 के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। 6 का क्रम याद रखना है तुम्हें। क्रम पूछता है कि इस कंपनी के बाद कौन सी कंपनी आई। तो सबसे पहले कौन आई? पुर्तगाल। दूसरे नंबर पे डच, हॉलैंड या नीदरलैंड से आए। तीसरे नंबर पे अंग्रेज ब्रिटेन से आए। चौथे नंबर पर डेनमार्क आई। कौन आया? डेनमार्क। 5वें नंबर पर फ्रांसीसी कंपनी आई। 6ठे नंबर पर स्वीडिश कंपनी आई, स्वीडन। ठीक, तो ऐसे करके ये 6 कंपनियों का क्रम याद कर लेना। यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले जितने भी थे मैंने तुम्हें सब बता दिए। अगला चैप्टर देखो सिलेबस में दिया हुआ है 1857 की क्रांति, रेवोल्यूशन ऑफ 1857। ठीक, 1857 की क्रांति। तो अगला चैप्टर डाल दो 1857 की क्रांति। और इसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए। ठीक है, इससे तुम्हारा कॉमन टॉपिक है। ये हर पेपर में जिसमें भी जीएस आती है उसमें क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, जहां भी जीएस है। हाँ, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति है। ठीक है, 1857 की क्रांति। ठीक है, अब देखो पहले समझोगे। पहले कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं जो क्रांति से संबंधित है। सबसे पहली बार जब 1857 की क्रांति हुई थी तो इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे गए रैंडमली। वो पहले बता दे रहा हूं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात तो देखो, जब 1857 की क्रांति हुई तो पूछा जाएगा उस समय भारत में वायसराय, भारत में गवर्नर जनरल कौन था क्रांति के समय? क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल बताओ कौन था? जल्दी बताओ। अरे ये पेपर में आया हुआ कई बार। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जल्दी बताओ। कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग था। बिल्कुल सही है। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग। यानी कि 1857 की क्रांति हुई थी तो किसके समय में हुई थी? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद भारत में गवर्नर जनरल नहीं बनेगा, भारत में वायसराय बनने लगेगा। क्यों? और पहला वायसराय कौन बनेगा? लॉर्ड कैनिंग ही बनेगा। और लॉर्ड कैनिंग ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा। लॉर्ड कैनिंग ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट और बता दे रहा हूँ, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल था। और फिर पूछेगा यही भारत का प्रथम वायसराय बनेगा। भारत का प्रथम वायसराय, प्रथम वायसराय, वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा? लॉर्ड कैनिंग ही होगा। लॉर्ड कैनिंग कौन से अधिनियम से भारत का पहला वायसराय बनेगा? तो ये बनेगा 1858 ईस्वी के, 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। किसके तहत बनेगा? भारत शासन अधिनियम के तहत। भारत शासन अधिनियम के तहत, अधिनियम के तहत, भारत शासन अधिनियम के तहत बनेगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए हैं। भारत का अंतिम वायसराय, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वायसराय पूछे तो लॉर्ड कैनिंग। तुम बताओ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? कौन बताएगा? कौन है ऐसा महान जो बताएगा क्वेश्चन? ये जल्दी बताओ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? स्वतंत्रता से पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यही की बात कर रहा हूं। जल्दी बताओ, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो स्वतंत्रता से पहले ही होगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल की अगर बात की जाए तो फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन होगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग होगा। जब 1858 के भारत शासन अधिनियम में गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय किया जाएगा तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल के पद पर यही लॉर्ड कैनिंग बैठा हुआ था।
और इसी को उठा के भारत का वायसराय बना दिया गया। इसीलिए तो ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय हुआ लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल बनने से पहले बंगाल में गवर्नर बनता था। भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? वो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था? रॉबर्ट। अब भारत का अंतिम गवर्नर कौन था? वो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? सही बना था शायद रॉबर्ट क्लाइव ही बना था, उसके बाद कोई नहीं बना। उसका एक तो था जो तो पता है। और सर इसकी एक और खास बात है जो आपने लिखा है विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का बंधन करवाई थी। हाँ, ये मैं बता चुका हूँ, पिछले कोई क्लास बताई थी मैंने, पढ़ाई थी। 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था इसमें। 1829 में सती प्रथा का अंत, प्रथा का अंत सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। ये पहले किसी क्लास में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अरे प्राचीन इतिहास में बताया, कॉपी में लिखा हुआ होगा, देख लो तुम, ठीक है। जिसकी कॉपी पूरी होगी उसकी कॉपी में लिखा हुआ जरूर होगा, मुझे याद है, पढ़ाया था मैंने। अगली बात देखो, भारत का प्रथम गवर्नर, वो बंगाल का प्रथम गवर्नर था कौन? रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल का अंतिम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक ही होगा, क्योंकि बंगाल के गवर्नर को ही तो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो उस समय बंगाल के गवर्नर के पद पे यही व्यक्ति बैठा हुआ था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। समझ गए? चलो अब आते हैं अपनी बात पे। तो क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा और भारत का प्रथम वायसराय होगा। भारत का प्रथम वायसराय 1858 में भारत शासन अधिनियम से बना था ये, ठीक है। अगली बात देखो, क्रांति के समय, अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? किसके समय में ये 1857 की क्रांति हुई थी? जल्दी बताओ। अरे गूगल पर सर्च मत किया करो, इधर ध्यान दिया करो। विक्टोरिया सर, महारानी विक्टोरिया थी। कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। सिक्के तो हमारे पास रखे हैं, सिक्के रखे हैं सर इनके पास, मेरे पास इन्हें सिक्के लाए थे सभी के। हाँ, मेरे पास रखे हैं। देखो बात मत करो। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। ब्रिटेन की महारानी कौन थी? जल्दी बताओ। तो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया, ठीक है। अगली बात, सीधे क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बताओ कौन थे? अरे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे 1857 की क्रांति के समय? पामस्टर्न थे। कौन थे? पामस्टर्न। ये व्यक्ति ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन से ही तो आई थी। कहां से आई थी? ब्रिटेन से आई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी एक प्रमुख सेनापति होता था, जिसे प्रधान सैनिक या प्रमुख सेनापति बोला जाता था। तो पूछा जाएगा उस समय ब्रिटेन में कंपनी का प्रमुख या प्रधान सैनिक कौन था? तो वो एलिसन था। कौन था? एलिसन। बीआईसी का प्रधान सेनापति या प्रमुख सैनिक। तो वो कौन था? एलिसन था। कौन था? एलिसन था। प्रधान सेनापति या प्रमुख सेनापति जॉर्ज एलिसन नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पेपर में क्रांति से ऐसे ही आए हुए हैं, क्योंकि इनका जिक्र अगले कहीं नहीं होगा, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूं तुम्हें। समझ गए? अगली बात देखो, तुमसे पूछा जाएगा क्रांति के समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? जल्दी बताओ। क्रांति के समय भारत के मुगल बादशाह, जल्दी बताओ। भारत के मुगल बादशाह, और ये बहुत बार बता चुका हूं मैं तुम्हें। फिरोज शाह तुगलक नहीं, कल ही बताया था। बहादुर शाह जफर सेकेंड थे। मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकेंड। ये क्रांति के समय भारत के मुगल बादशाह थे, ठीक है। तो क्रांति के समय भारत के मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकेंड थे, ठीक है। अगली बात देखो, चलो पहले इतने पॉइंट नोट कर लो, उसके बाद बताते हैं। ऐसे ही लिख लो इसे, जल्दी छापो, तेजी से जल्दी छापो, तेजी से।
ये सब क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं लगी, कुछ बात याद आई। क्या बात याद आ गई? एक तो संग में गाड़ी आते थे हम लोग। हो गया नोट? बहुत स्लो लिखते हो यार, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ। इतनी स्लो कैसे काम चलेगा? ठीक लग रहा है ना, काम चल रही लिख लिया? जल्दी जल्दी करो, जल्दी। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। भारत में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर सेकेंड थे। प्रधान सैनिक एडिसन था, ठीक है। और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय होगा, ठीक है। वायसराय बनेगा 1858 के भारत शासन अधिनियम से। और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1829 में इसने सती प्रथा का अंत किया था। इसी ने दास प्रथा का भी अंत किया था भारत में। दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। पेपर छूट गया लगता है, काफी बच्चे इकट्ठे हो गए। 3 बजे से है। जा रहे बच्चे बहुत बच्चे आ रहे निकल गए। क्यों? सर जी आज इंग्लिश वाले से पढ़िए आ गए सर। बाहर घूमने गया अर्पित के साथ, अर्पित ने बुलाया था। अच्छा बुला लो, देखो बहुत बच्चा छूट गया है, जल्दी जाओ। अभी अगले हम जब तक समझाएंगे तुम बुला के लाओ। नहीं छूटेगा, लिखवाएंगे तो है ही। वो समझने में जैसा कुछ नहीं, उसमें सब आ जाएगा समझ तुरंत। लिख लिया? चलो अगले समझाते हैं, ठीक है। अब देखो अगली बात, यह जो 1857 की क्रांति हुई थी, तो पूछा जाएगा इसकी जो क्रांति की योजना थी, क्रांति की योजना किसने बनाई थी और ये क्रांति की योजना बनी कहाँ थी? बताओ किसने बनाई थी क्रांति की योजना और कहाँ बनाई गई थी? कौन बताएगा? तो देखो 1857 की जो क्रांति हुई थी, क्रांति की जो योजना थी, क्रांति की योजना बनाई गई थी ब्रिटेन के लंदन में। कहाँ बनाई गई थी? लंदन में ब्रिटेन के बनाई गई थी। और 2 भारतीयों ने बनाई थी। कितने लोगों ने बनाई थी? 2 भारतीयों ने बनाई थी। अब वो दोनों भारतीय कौन थे? एक तो थे अजीमुल्ला खान। कौन थे?
अजीमुल्ला खान, अजीमुल्ला खान, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति थे रानोजी बापू, रानोजी बापू। इन दोनों लोगों ने मिलकर 1857 की क्रांति की योजना ब्रिटेन के लंदन में बनाई थी। अब तुम समझ लो, क्रांति भारत में होनी है और ब्रिटेन के खिलाफ होनी है, और ब्रिटेन में ही बैठ के योजना बनाई जा रही। तो भारतीय कितने होशियार थे, क्यों नहीं थे? उन्हीं के देश में बैठ के उन्हीं को बर्बाद करने की योजना बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही, बनाई जा रही है? तो 1857 की क्रांति की योजना ब्रिटेन के लंदन में दो व्यक्तियों ने बनाई थी। एक अजीमुल्ला खान थे और एक रानोजी बापू थे। अजीमुल्ला खान जो थे, इन्हें जानते हो कौन थे? बताओ। पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, ठीक है। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। नाना साहेब के सेनापति थे अजीमुल्ला खान, ठीक है। उसके बाद अगली बात पूछी जाएगी तुमसे कि जो ये 1857 की क्रांति थी, इसकी तिथि क्या निर्धारित की गई थी, इसका प्रतीक क्या था? तो क्रांति का प्रतीक बताओ क्या बनाया गया था? प्रतीक तो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक था वो बनाया गया था कमल का फूल और रोटी को। किसे बनाया गया था? कमल का फूल और रोटी को, और रोटी को, कमल का फूल और रोटी को बनाया गया था, ठीक है। और इसी समय ही यह निर्धारित कर दिया गया था कि जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्रीय पुष्प बनेगा वो कमल बनेगा। समझ गए? तो ऐसे करके भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी किसे बना दिया गया था? कमल को बनाया गया था। ये यहीं पे निर्धारित कर दिया गया था क्योंकि ये क्रांति का प्रतीक था कमल का फूल भारत में। उसके बाद पूछा जाएगा 1857 की क्रांति की तिथि क्या निश्चित हुई थी? तिथि तो तिथि जो थी वो तिथि निर्धारित हुई थी 31 मई 1857, 31 मई 1857। लेकिन क्रांति निश्चित तिथि से पहले हो गई थी, 10 मई 1857 को हो गई थी, बिल्कुल सही है। लेकिन तिथि फिक्स हुई थी 31 मई। भाई असफल होने का कारण था तिथि से पहले होना, क्योंकि लोग तैयार नहीं थे। लोगों को पता था कि 31 मई को क्रांति होगी, लेकिन वो 10 मई को ही हो गई, 21 दिन पहले हो गई। असफलता का एक कारण था ये क्रांति की, समझ गए? तो ऐसे करके ये 3 क्वेश्चन भी पेपर में आए हुए हैं। पूछा जाएगा 1857 की क्रांति की योजना कहाँ बनी थी? तो ब्रिटेन के लंदन में। कहाँ बनी थी? ब्रिटेन के लंदन में बनी थी। कहाँ बनी थी? लंदन में। नमस्ते, बताइए। जी जी बताओ। हाँ बेटा, तो कल आ जाओ 9 बजे, कल 9 बजे, ठीक है? कल बता देना, ठीक है? हाँ तो सर होंगे, चले जाओ, मैं एक सर बैठेंगे, ठीक है? ठीक, चलो लिखो, बोले लिखो। हाँ डाल भाई, क्रांति की योजना हेडिंग डालो दीदी। क्रांति की योजना, क्रांति की योजना हेडिंग डाल दो। क्रांति की योजना और लिखो डैश करके, बोले लिखो। क्रांति की योजना ब्रिटेन के लंदन में, क्रांति की योजना ब्रिटेन के लंदन में, ब्रिटेन के लंदन में, क्रांति की योजना ब्रिटेन के लंदन में। आ जाओ। ब्रिटेन के लंदन में अजीमुल्ला खान और रानोजी बापू के द्वारा बनाई गई थी। अजीमुल्ला खान और रानोजी बापू के द्वारा बनाई गई थी। अजीमुल्ला खान और रानोजी बापू के द्वारा बनाई गई थी। रानोजी बापू के द्वारा बनाई गई थी। लिख लिया? अगला हेडिंग डाल दो, क्रांति का प्रतीक, और डैश करके लिख देना कमल का फूल और रोटी को बनाया गया था। हेडिंग डालो, क्रांति का प्रतीक, और डैश करके लिखो कमल का फूल और रोटी को बनाया गया था। कमल का फूल और रोटी को बनाया गया था। कमल का फूल और रोटी को बनाया गया था। कमल का, ए बेटा बैठो, अजय अजय बैठो, फोटो क्लिक कर ले तभी जाना। हाँ बुलाओ। लो फोटो क्लिक कर लो। अनुराग, अनुराग आजा।
बस बहुत हो गया। लो अनुराग फोटो के लिए कर लेना। अगले बुला लो, दो को इधर बुला लो, इधर बुला बेटा, ये अगले बैठो, इधर आके इधर आ जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये लो अनुराग, रजिस्टर दो, रजिस्टर साइन करा लो। रजिस्टर कहाँ? रजिस्टर दो, साइन करा लो। एक इधर कोने से लेना, एक गेट से लेना, गेट के बाहर से, ठीक है? जल्दी से ले लो, एक कोने से ले लो, एक गेट के बाहर से। आ रहे हैं सभी बच्चे? ठीक। सांस रोकने एक को कोने से लेते। सही अगली बार खोले तो सब सवाल के उसके बाद ही लाओ, एक सामने से ले ले, साइन कराओ, साइन जल्दी साइन करा लो इन लोगों बैठो जी, बैठो। फिल्टर लगा लिए एक बार तारीफ का बाकी है सब। हाँ लगा लो, साइन करवा लो, साइन। और चलो अब लिखना स्टार्ट करो। साइन कर दो बेटा, साइन जल्दी से साइन करवा लेना। हाँ अब ये हो गया, जल्दी नोट करो, जल्दी। ये अनुराग लिखो, जल्दी लिखो, दिखा दो जल्दी, कहाँ तक लिख लिया, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी। क्रांति की योजना हो गई, क्रांति का प्रतीक हो गया। अभी हेड डालो, क्रांति की तिथि, क्रांति की तिथि और डैश करके लिखो 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी। हेडिंग डालो क्रांति की तिथि और डैश करके लिखो 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी। क्रांति की तिथि डैश करके लिखो 31 मई 1857 ईस्वी निर्धारित की गई थी। परंतु लिखो, परंतु क्रांति तिथि से पहले 10 मई 1857 को हो गई। परंतु क्रांति तिथि से पहले 10 मई 1857 ईस्वी को हो गई। परंतु क्रांति तिथि से पहले 10 मई 1857 को हो गई। अगर निश्चित तिथि पूछे, निर्धारित तिथि तो 31 मई 1857, लेकिन हुई तो 10 मई 1857, 10 मई 1857, ठीक है। अच्छा लिख लिया। अब डालो हेडिंग जानकारी के स्रोत। क्रांति की जानकारी का पता कहां से चलता है? क्रांति हुई थी, तो अगला हेडिंग डालो जानकारी के स्रोत। जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत बताएगा कोई कि क्रांति का सबसे पहले उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है, कौन सी किताब में किया गया है? कौन बताएगा? बताओ। बताओ, चलो मैं बताता हूँ, देखो ध्यान दो। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विष्णु भट्ट गोडसे। क्या नाम था? विष्णु भट्ट गोडसे, विष्णु भट्ट गोडसे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक पुस्तक लिखी है माझा प्रवास। कौन सी पुस्तक लिखी है? माझा प्रवास। और ये मद्रासी भाषा में लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। किस भाषा में लिखा गया? मद्रासी भाषा में लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। और उत्तर भारत में जो क्रांति हुई थी उसका उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है। इन्होंने खुद घूम के उसमें लिखा। यात्रा वृत्तांत का मतलब स्वयं घूम के, देख के और लिखना, समझ गए?
तो सबसे पहले 1857 की क्रांति की जानकारी इसी ग्रंथ से मिलती है। किससे मिलती है? इसी से मिलती है। ये 1857 की क्रांति पे लिखा गया पहला ग्रंथ है। 1857 की क्रांति पे लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। तो जानकारी के स्रोतों में डालो नंबर 1 हेडिंग माझा प्रवास। जल्दी डालो हेडिंग माझा प्रवास और डैश करके लिखो। बोले लिखो माझा प्रवास हेडिंग डाल दिया। देखो 1857 की क्रांति पर लिखा गया ये प्रथम ग्रंथ है। 1857 की क्रांति पर लिखा गया ये प्रथम ग्रंथ है। 1857 की क्रांति पर लिखा गया ये प्रथम ग्रंथ है। प्रथम ग्रंथ है जो विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा, जो सामने लिखा है, जो विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा, विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा मद्रासी भाषा में लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा मद्रासी भाषा में लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। एक यात्रा वृत्तांत है। विष्णु भट्ट गोडसे के द्वारा लिखा गया मद्रासी भाषा में एक यात्रा वृत्तांत है। एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें उत्तर भारत में हुई क्रांति का उल्लेख मिलता है। इसमें देखो, इसमें उत्तर भारत में हुई क्रांति का उल्लेख मिलता है। उत्तर भारत में हुई क्रांति का उल्लेख मिलता है। उत्तर भारत में हुई क्रांति का उल्लेख मिलता है। उल्लेख मिलता है। लिख लिया? उत्तर भारत में हुई क्रांति का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब देखो, जो 1857 की क्रांति थी, इस पे पुस्तक लिखी गई है 1857। पूछा जाएगा 1857 ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी गई है एसन सेन के द्वारा। इससे भी 1857 की क्रांति की जानकारी मिलती है। 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? एस.एन. सेन। एस.एन. सेन, ऐसे ही लिख दो, एसन सेन। एसन सेन ने लिखी है ये पुस्तक। ठीक है। एक सेकंड। हेलो, हाँ सर, नमस्ते। हाँ सर, मैं अभी शाम को बता दूँगा। ठीक है। 1857 की पुस्तक है। हाँ, मैं अभी शाम को बताता हूँ सर। ठीक है। लिख लिया? 1857 नाम पुस्तक नाम के लेखक कौन है? एसन सेन है। कौन है? एसन सेन। 1857 एक महान विद्रोह। इस पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ जल्दी। अशोक मेहता है। कौन है? अशोक मेहता। अगली पुस्तक देखो, 1857 एक महान विद्रोह। 1857 एक महान विद्रोह। महान विद्रोह। इस पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। अशोक मेहता। अशोक मेहता। ठीक है। अशोक मेहता ने लिखी है 1857 एक महान विद्रोह, अ ग्रेट रिवेलियन होगा। ठीक है। 1857 अ ग्रेट रिवेलियन अंग्रेजी में इस पुस्तक का नाम होगा। 1857 अ ग्रेट रिवेलियन। ठीक है। अंग्रेजी में इसका नाम होगा। ये लिख लिया? गर्दन दबा दी जाएगी। इधर ध्यान दे लो, इधर बता दे रहे हैं। बात मत करो। बेटा, क्या बात कर रहे हो तुम लोग? हैं? क्यों? क्या बात कर रहे हो? इधर ध्यान दे लो, इधर। हाँ, अगली बात, 1857 की क्रांति को एक महान स्वतंत्रता संग्राम कहा है। और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ, किसने कहा? बताओ। ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है भाई, ये तो पढ़े होंगे तुमने। ये तो हर किताब में मिल जाएगा ना।
1857 की क्रांति को एक महान स्वतंत्रता संग्राम कहा है वीडी सावरकर ने। किसने कहा है? देखो अगला पॉइंट जल्दी। 1857 की क्रांति को एक महान स्वतंत्रता संग्राम, देखो 1857 की क्रांति को एक महान स्वतंत्रता संग्राम, एक महान स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया है। एक महान स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया है। वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया है, लिख लिया? वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया है। तो देखो एक क्वेश्चन याद रखना, माझा प्रवास से ही सबसे पहले 1857 की क्रांति की जानकारी मिलती है। ये 1857 की क्रांति पर लिखा गया पहला प्रथम ग्रंथ है, ठीक है? ये बात इंपॉर्टेंट है, आज तक नहीं पता होगी ये बात तुम्हें, ठीक है? पता थी ना ही ये तुम्हें अधिकतर किताबों में मिलेगा किसी में, लेकिन सबसे पहली अगर कोई पुस्तक लिखी गई थी तो यही लिखी गई थी मद्रासी भाषा में। किसमें? मद्रासी भाषा में विष्णु भट्ट गोडसे की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? विष्णु भट्ट गोडसे की पुस्तक है। यात्रा वृत्तांत है क्या ये? उत्तर भारत की क्रांति का उल्लेख है, आंखों देखा वर्णन किया गया है इसमें, ठीक है? कि कैसे करके उत्तर भारत में क्रांति हुई वो सब देख के तो लिखा गया है इसमें, ठीक है? अगली बात, अगला हेडिंग डालो 1857 की क्रांति के कारण। अब हम कारण पढ़ेंगे कि कारण क्या थे, 1857 की क्रांति हुई क्यों। 1857 की क्रांति के कारण देखो ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, इसलिए मैंने तुम्हें देखो सब बता दिया अच्छे से, तुम्हें ये याद होने चाहिए क्रांति पे, ठीक है? अगला हेडिंग डाल दो 1857 की क्रांति के कारण। जानेंगे हम ये हुई क्यों, एकदम तो नहीं होगी क्यों? बहुत लंबे समय से भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश होगा। चलो एक बात सुन कर देखो, आज तुम लोग बात बहुत कर रहे हैं, क्या बात है? हम लोग नहीं, सिर्फ दो लोग नहीं, सभी बोल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है इधर मैंने किया तो सभी बोल रहे थे। आज के सभी खाना खा गया तो एनर्जी आई। कौन खाना खा के आया? सबके अंदर सभी खाना खा के और वैसे खाना खा के नहीं आते? वरना देखो खाना खा के नहीं आते। चलो डालो 1857 की क्रांति के कारण। क्रांति के कारण 1857 ईस्वी की क्रांति के कारण, ठीक है? क्रांति के देखो बहुत सारे कारण थे, चार। अब देखो कौन कौन से कारण होंगे जो मेन थे 1857 की क्रांति के। तो राजनीतिक या प्रशासनिक कारण, ये तो एक ही में आएंगे, राजनीतिक या प्रशासनिक कारण। आर्थिक कारण थे, धार्मिक या सामाजिक कारण थे, ठीक है? और तात्कालिक कारण थे। कैसे कारण थे? तात्कालिक। ये सब क्या थे 1857 की क्रांति के कारण थे। तो पहला कारण मैंने क्या बताया? राजनीतिक या प्रशासनिक कारण। क्या था? राजनीतिक या प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण, ठीक है? दूसरा था आर्थिक कारण। क्या थे? आर्थिक कारण। तीसरा था सामाजिक या धार्मिक कारण। सामाजिक या धार्मिक कारण। चौथा तात्कालिक कारण। एक बात बंद करो, इधर ध्यान दे लो, इधर पढ़ लो, इधर ध्यान से, ठीक है? 4-5 क्लासेस बची है, नहीं तो फिर बाद में मिलेगी नहीं और क्लास, समझ के ध्यान दे लो। इधर ऐसे नोट कर करा दूंगा ज्यादा से ज्यादा उन्हीं क्लासेस में, ठीक है? लेकिन तुम लोग कराने दोगे तभी तो। सर ये आप कराओ, हम पढ़ने वाले हैं। चलो डालो अगला है, डालो अब सामाजिक, राजनीतिक या प्रशासनिक कारणों की बात करते हैं, ठीक है? हेडिंग डालें, डालो राजनीतिक। सम्राट जो सबसे पहले, उसके बाद विभाजन करता है। हाँ, राजनीतिक कारणों में मैं एक एक करके हेडिंग डला के तभी तो समझाऊंगा। डालो नंबर 1 राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारणों में पहला कारण डालो
बेलेजली की सहायक संधि, बेलेजली की सहायक संधि, सहायक संधि, बेलेजली की सहायक संधि, ये डाल दो हेडिंग। बेलेजली की सहायक संधि। बेलेजली की सहायक संधि क्या थी देखो समझाते हैं। जी सर। ठीक, अब मैं राजनीतिक कारण में ही पहले लिखवाऊंगा सब कुछ, ठीक है, उसके बाद आर्थिक कारण हेडिंग डलाऊंगा तो उसमें भी हेडिंग डलवा के लिखवाऊंगा। क्रांति जो चैप्टर है वो बड़ा है, ठीक है, थोड़ा कोशिश करेंगे कि कल ये समाप्त हो जाए, 3 घंटे की क्लास में हो जाना चाहिए समाप्त, ठीक है। चलो ध्यान दोगे इधर। देखो राजनीतिक कारणों में सबसे पहला जो प्रमुख कारण था वो बेलेजली की सहायक संधि थी। अब देखो लॉर्ड बेलेजली आया था, भारत में गवर्नर था, कौन था? गवर्नर जनरल था भारत में, लॉर्ड बेलेजली, ठीक है। ये आया तो इसने सहायक संधि प्रारंभ की भारत में आके। सहायक संधि के बारे में कल ही हम तुम्हें बता चुके हैं। सहायक संधि को विश्व में सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? डुप्ले ने किया था, और डुप्ले फ्रांस का था। कहाँ का था? यानी कि विश्व में सहायक संधि का जनक कौन था? ये डुप्ले था। कौन था? डुप्ले। ये विश्व में सहायक संधि का जनक था, विश्व में सहायक संधि का जनक, सहायक संधि का जनक, सहायक संधि का जनक। जबकि लॉर्ड बेलेजली जो था ये भारत में सहायक संधि का जनक होगा, भारत में सहायक संधि का जनक, सहायक संधि का जनक। भारत में सहायक संधि का जनक कौन होगा? लॉर्ड बेलेजली। और विश्व में कौन होगा? डुप्ले। अब समझो सहायक संधि क्या थी। मैंने तुम्हें बताया था भारत में क्या था, बहुत सारी छोटी छोटी देसी रियासतें थी, प्रांत थे, समझ गए। तो ऐसा नहीं था कि पहले इस समय अखंड भारत नहीं था, मतलब जिस राजा के पास जितना क्षेत्र होता था वो केवल उसी की रक्षा करता था, उसे अदर दूसरे भारत से कोई मतलब नहीं था। दूसरे भारत के राज्य लूटे, चोरी हो, डकैती हो, उन पे कोई आक्रमण करे, दूसरे राजा को कोई मतलब नहीं था इससे। वो केवल अपने प्रांत की सीमा को सुरक्षित करता था, समझ गए। यानी कि उस समय कोई अखंड भारत नहीं था, एक अखंड भारत नहीं था। अब हुआ क्या देखो, ये अंग्रेज भारत में आए तो ये क्या करते थे, जैसे मान लो कोई शक्तिशाली राज्य है और उसी के पड़ोस में कोई कमजोर राज्य है तो आपस में लड़वा देते थे। क्या करते थे? लड़वा देते थे, और जो कमजोर राज्य होता था उससे सहायता देते थे अंग्रेज। कहते थे हम तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम इनसे लड़ो। तो ऐसे करके लड़वा देते थे, डर दिखाते थे कि यार ये बड़ा राज्य तुम पे अटैक कर देगा, इसलिए तुम हमारी सहायता लो, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम तुम्हारी सीमा को सुरक्षित करने के लिए हम अपनी सेना लगाएंगे। चोरी डकैती दूसरे राज्यों से युद्ध में सेना तुम्हारी हेल्प करेगी हमारी, ठीक है, समझ गए। तो जैसे जो कमजोर राज्य थे उन्होंने सोचा यार ये तो अच्छी बात है, भाई सामने वाला दुश्मन है, शक्तिशाली भी है मुझसे, तो मैं ये सहायक संधि स्वीकार कर ले रहा हूं, इससे मैं अपने राज्य की सीमा को सुरक्षित कर लूंगा। तो ये बेलेजली क्या करता था, ये राज्यों में अपनी सेना भेजता था, सीमाओं पे सेना रहती थी कंपनी की, उस राज्य की सुरक्षा के लिए रखी जाती थी सेना। और सहायक संधि में ये कहा गया था कि जो सेना जितनी भी रखी जाएगी उस सेना का वेतन उस राज्य का, उस प्रांत का, उस देशी रियासत का राजा देगा। कौन देगा? राजा देगा। और यदि वो राजा वेतन देने में असमर्थ है, असफल हो जाता है, नहीं दे पाता है वेतन, तो उस राज्य का कुछ भूमि का टुकड़ा वो दे दे, तब भी काम चल जाएगा। तो ऐसे करके जो बेवकूफ राजा थे भारत में, उन्होंने इस सहायक संधि को स्वीकार किया। सेना लगाई गई तो सेना का वेतन देते रहे कुछ समय तक। जब देने में असमर्थ हो गए तो कंपनी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, तुम वेतन नहीं दे पा रहे, तुम क्या करो अपनी भूमि का कुछ टुकड़ा दे दो। जैसे मान लो ये राज्य था, उन्होंने कहा कि इतनी जमीन हमें दे दो। अगले फिर कर्ज हुआ तो कहा इतनी और दे दो, अगले फिर कर्ज हुआ तो इतनी और ले ली। बाद में बोला अब तुम पे बहुत कर्ज हो गया, तुम पूरा राज्य हमें ही सौंप दो क्योंकि तुम चुका नहीं पाओगे कर्ज हमारा। तो ऐसे करके क्या किया गया, सहायक संधि के तहत राज्यों को हड़पना स्टार्ट कर दिया गया। आई समझ सहायक संधि क्या थी? क्यों सहायक संधि क्या थी आगे समझ। सहायक संधि के माध्यम से कंपनी क्या करेगी, भारतीय प्रांतों की, देशी रियासतों की रक्षा के लिए उन्हें सेना प्रोवाइड कराएगी, समझ गए। और सेना का वेतन जो होगा उस राज्य का राजा देगा, उस देशी रियासत का राजा देगा। और अगर वेतन ना दे पाता है, वेतन ना देने की स्थिति में उस राज्य की कुछ भूमि का टुकड़ा कंपनी के कब्जे में आ जाएगा। किसके कब्जे में आ जाएगा? कंपनी के। ऐसे करके धीरे धीरे कंपनी ने क्या किया, पूरे राज्य को हड़प लिया। अब पेपर में क्वेश्चन आया, सहायक संधि को स्वीकार करने वाली भारत की पहली रियासत कौन थी?
तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाली भारत की पहली रियासत थी हैदराबाद। कौन थी? हैदराबाद का शासक था निजाम। कौन था? निजाम। तो हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया था। समझ गए? फिर उसके बाद 1798 के बाद फिर 1799 में मैसूर और तंजौर ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। इन्होंने भी अपनी रक्षा के लिए सेना लगवाई। तो ऐसे करके सहायक संधि के तहत सबसे पहले हैदराबाद को हड़पा था बेले जली ने, फिर मैसूर को 1799 में, फिर तंजौर को 1799 में, फिर 1801 में अवध को, 1801 में अवध को। ठीक है, अवध के बाद फिर पेशवाओं को, महाराष्ट्र में पेशवा रहते थे, और 1802 में पेशवाओं का साम्राज्य हड़प लिया था। ठीक है, तो ऐसे करके सहायक संधि के तहत इन राज्यों को बेले जली ने हड़प लिया और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया उन्हें। लिखो जल्दी सहायक संधि में, जल्दी लिखो, बोले देखो। भारत में सहायक संधि का जनक लॉर्ड बेले जली को माना जाता है। भारत में सहायक संधि का जनक लॉर्ड बेले जली को माना जाता है। लॉर्ड बेले जली को माना जाता है। भारत में सहायक संधि का जनक लॉर्ड बेले जली को माना जाता है। परंतु सहायक संधि का प्रथम प्रयोगकर्ता, सहायक संधि का प्रथम प्रयोगकर्ता फ्रांस का डुप्ले था। सहायक संधि का प्रथम प्रयोगकर्ता फ्रांस का डुप्ले था। ये लिखा हुआ नाम देखो, डुप्ले, फ्रांस का डुप्ले था। फ्रांस का डुप्ले था, ये लिखा हुआ। कल भी बात की थी इसके बारे में हमने, क्यों? लिखो, बोले नई लाइन से लिखना। लिखो सहायक संधि के अंतर्गत VIC, सहायक संधि के अंतर्गत VIC सहायक संधि के अंतर्गत VIC विदेशी आक्रमण और दूसरे राज्यों के आक्रमण से, विदेशी आक्रमण, देखो सहायक संधि के तहत VIC विदेशी आक्रमण और दूसरे राज्यों के आक्रमण से प्रांतों एवं देशी रियासतों को, प्रांतों एवं देशी रियासतों की रक्षा के लिए अपनी सेना लगाएगी। प्रांतों एवं देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी की सेना लगाएगी। प्रांतों एवं देशी रियासतों की रक्षा के लिए कंपनी की सेना लगाएगी। कंपनी की सेना लगाएगी। कंपनी की सेना लगाएगी, देख लिया, लगाएगी। और इसका भुगतान उस रियासत के राजा को करना पड़ेगा। और इसका भुगतान उस रियासत के राजा को करना पड़ेगा। उस रियासत के राजा को करना पड़ेगा। वेतन ना देने की स्थिति में उस राज्य का कुछ क्षेत्र, उस राज्य के कुछ क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। वेतन ना देने की स्थिति में उस राज्य के कुछ क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। उस राज्य के कुछ क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। वेतन ना देने की स्थिति में उस राज्य के कुछ क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा, देख लिया। देखो सहायक संधि को स्वीकार करने वाली भारत की प्रथम रियासत, ना ऐसे ही लिखो,
नई लाइन से, सहायक संधि को स्वीकार करने वाली भारत की प्रथम रियासत हैदराबाद थी। भारत की प्रथम रियासत हैदराबाद थी। इसने 1798 में इस संधि को स्वीकार किया था। इसने सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में इस संधि को स्वीकार किया था। इसने सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में सर्वप्रथम 1798 ईस्वी में इस संधि को स्वीकार किया था। फिर लिख लो 2-3 रियासतें और बता रहा हूं। 1799 में मैसूर और तंजौर ने, 1799 में मैसूर और तंजौर ने, एक बात बंद करो, मैसूर और तंजौर ने, 1799 में मैसूर और तंजौर ने, ठीक है। फिर 1801 में अवध ने, 1802 में पेशवाओं ने, लिख लो 1801 में अवध ने, 1802 में पेशवाओं ने, ठीक है। 1802 में पेशवाओं ने। एक राज्य और था बरार, जहां के शासक थे शाहजी भोसले। 1803 में बरार ने स्वीकार किया था इस संधि को। झांसी की सर, अरे वो उसके तहत होंगे, अभी अगले बताऊंगा। डलहौजी की राज्य हड़प नीति के तहत उन्हें हड़पा जाएगा, सतारा, महाराष्ट्र, झांसी, इन सबको, ठीक है। अगले बताएंगे, अभी बात करेंगे उसमें। बरार, और बरार के शासक थे शाहजी भोसले। ये थे सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्य, ठीक है। उनमें तुम्हें केवल हैदराबाद याद रखना है। हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले 1798 में सहायक संधि को स्वीकार किया था, बेलेजली, ठीक है। ये याद रखना है तुम्हें। हैदराबाद पेपर में आया हुआ है और अगले भी आएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाली भारत की पहली रियासत कौन थी? हैदराबाद। अब देखो राजनीतिक या प्रशासनिक कारण पढ़ रहे हैं हम। दूसरे नंबर पे हेडिंग डाल दो, डलहौजी की राज्य हड़प नीति। दूसरे नंबर पे इसी में हेडिंग डाल, जल्दी बात मत करो। डलहौजी की राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, डलहौजी की राज्य हड़प नीति। डलहौजी जब भारत में आया, देखो गवर्नर जनरल बन के, तो इसने ये नीति लागू की, राज्य हड़प नीति। अब देखो राज्य हड़प नीति क्या थी, इसे भी समझ लो, आराम से याद होता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे सहायक संधि समझ आ गई, ऐसे राज्य हड़प नीति के बारे में बता रहा हूं, देखो समझो। देखो भारत में ऐसा था, बहुत से राजा, रियासतों के राजा जो थे वो निसंतान थे। भारत में बहुत सी रियासतों के राजा निसंतान थे। अब निसंतान होने के कारण ये लोग क्या करते थे, साम्राज्य का उत्तराधिकारी होना चाहिए, तो उत्तराधिकारी के लिए ये लोग क्या करते थे, किसी भी संतान को गोद ले लेते थे। और गोद ली हुई संतान को बोला जाता है दत्तक पुत्र। क्या बोला जाता था? बेटे को, पुत्र को गोद ले लेते थे। क्या, किसे गोद ले लेते थे? पुत्र को। और उसे गोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र बोला जाता था। क्या बोला जाता था? दत्तक पुत्र बोला जाता था। डलहौजी आया, डलहौजी ने कानून बनाया भारत में। इसने कहा कि जिन राजाओं की संतान नहीं है, वो जब तक जीवित हैं तब तक वो शासन करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दत्तक पुत्र को गोद नहीं लेंगे। और उनकी मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ये थी डलहौजी की राज्य हड़प नीति। लेकिन उसने कानून बना दिया, लेकिन भारतीयों ने उसके कानून को नहीं माना। भारत में बहुत सारी रियासतें थी, जैसे झांसी की रानी थी मणिकर्णिका, महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो जब महारानी लक्ष्मीबाई थी वो निसंतान थी, उनके कोई संतान नहीं थी, लेकिन उन्होंने, बच्चा तो पीछे निसंतान थी वो, ठीक है। बच्चा तो पीछे, हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, पहले सुनोगे, पहले बच्चे के बारे में बता दो।
तो उन्होंने दामोदर राव नामक एक बच्चे को गोद ले लिया था और वो दत्तक पुत्र था, वो उनका उत्तराधिकारी बन गया था। कौन बन गया था? लेकिन जैसे ही रानी लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु हुई तो अंग्रेजों ने क्या किया, इनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसीलिए 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया था। नाना साहेब थे, नाना साहेब ये पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहेब कानपुर से, महाराष्ट्र में थे ये। तो अब इन्हें क्या किया अंग्रेजों ने, कानपुर से मतलब बिठूर में निर्वासित कर दिया पेंशन पे। बोल दिया तुम राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में सौंप दो और तुम 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन लो और कानपुर के बिठूर में रहो। तो जैसे ही नाना साहेब की मृत्यु हो, पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई तो इनके दत्तक पुत्र थे नाना साहेब। तो नाना साहेब को उत्तराधिकारी नहीं माना, अंग्रेजों ने नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी। पेंशन बंद हुई तो इसलिए नाना साहेब ने क्रांति में भाग लिया। समझ गए? तो ऐसे करके राज्यों को हड़पा गया। जिन राज्यों के शासक निसंतान थे तो उन सभी ने दत्तक पुत्र तो गोद लिया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उस दत्तक पुत्र को वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं माना और उनके साम्राज्य को जबरदस्ती ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसीलिए उन जितने भी दत्तक पुत्र थे उन सब ने क्या किया, विद्रोह किया और क्रांति में भाग लिया। तो ऐसे करके डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत निसंतान शासकों के साम्राज्य को क्या किया, हड़प लिया। सबसे पहले महाराष्ट्र की एक रियासत थी सतारा। क्या थी? सतारा। 1848 में सतारा को राज्य हड़प नीति के तहत हड़पा गया था। ठीक है, 1848 में सतारा को महाराष्ट्र की एक रियासत थी। ठीक है, उसके बाद फिर 1849 में जौनपुर को, किसे? जौनपुर को। ठीक है, फिर 1852 में उदयपुर को, 1853 में झांसी को। ऐसे करके बहुत सारे राज्यों को, इन सारे राज्यों के शासक निसंतान थे और इन्होंने दत्तक पुत्र को गोद लिया था। लेकिन अंग्रेज सरकार ने उस दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी नहीं माना और इनके साम्राज्य को हड़प लिया। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों ने भी क्रांति में भाग लिया। सब मौके की तलाश में है, जैसे ही मौका मिलेगा क्रांति होगी, सब भाग लेंगे। फिर बदला लेना है ना सबको अपना अपना अंग्रेजों से। किसी की पेंशन रोक दी इसलिए, किसी की पेंशन रोक दी इसलिए, किसी का राज्य छीन लिया इसलिए। ठीक है, और किसी के साथ धार्मिक खिलवाड़ किया गया, धर्म के आधार पर भी नफरत फैलाई गई। भाई धार्मिक प्रतिबंध लगाए गए हिंदुओं पे, मुस्लिमों पे, सब पे। तो इसलिए उन लोगों ने भी भाग लिया। अगले बताएंगे अभी। चलो देखो, पहले लिखो। सब बता दूंगा, सब कुछ भी नहीं बचेगा। पहले पढ़ो, उसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन आया तो पूछना। ठीक है, चलो देखो। इसके अंतर्गत डलहौजी ने राज्य हड़प नीति, हेडिंग डाल दो, डैश करके लिखो। इसके अंतर्गत डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा का प्रारंभ किया। डलहौजी ने गोद निषेध प्रथा का प्रारंभ किया। गोद निषेध प्रथा का प्रारंभ किया। इसके तहत जो शासक निसंतान हैं, इसके तहत जो शासक निसंतान हैं वे दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकते हैं। इसके तहत जो शासक निसंतान हैं वे दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकते हैं। दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकते हैं। दत्तक पुत्र को गोद नहीं ले सकते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। उनकी मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। ठीक, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। सर्वप्रथम राज्य हड़प नीति के तहत 1848 ईस्वी में, सर्वप्रथम राज्य हड़प नीति के तहत 1847 ईस्वी में, राज्य हड़प नीति के तहत 1847 ईस्वी में, 1847 ईस्वी में महाराष्ट्र के
महाराष्ट्र की सतारा नामक रियासत को हड़पा गया था। महाराष्ट्र की सतारा नामक रियासत को हड़पा गया था। जल्दी लिखो, महाराष्ट्र की सतारा नामक रियासत को हड़पा गया था। सतारा नामक रियासत को हड़पा गया था। फिर मैंने कुछ और राज्य बताए थे, लिखो जल्दी, ऐसे ही लिख लो, उनमें भाषा नहीं लिखनी है। 1849 में जौनपुर नहीं, जैतपुर था, सॉरी, जैतपुर। 1849 जैतपुर, 1849 जैतपुर, ऐसे करके जैतपुर। उसके बाद 1849 जैतपुर, जल्दी लिखो। 1852 उदयपुर, 1853 झांसी, 1853 झांसी, 1854 नागपुर, 1853 झांसी, 1854 नागपुर। सतारा और झांसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सतारा और झांसी पेपर में आए हुए हैं, ठीक है, अगले भी आएंगे, बताएंगे इनके बारे में। झांसी से क्रांति का नेतृत्व बताएंगे, ठीक है। 3 बताए ना, 4 ठीक, देख लिया। चलो अगला, इसी में 3 नंबर पे पेशवाओं के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार। इसी में 3 नंबर हेडिंग, पेशवाओं के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार। 54 पेशवाओं के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार, अंग्रेजों का व्यवहार। ये सब क्रांति के कारण बन रहे हैं। अगले चल के इन्हीं सारे कारणों को लेकर क्रांति होगी, ठीक है। भारत में भारी आक्रोश होगा इन कारणों को लेकर लोगों में, ठीक है। और लोग क्या करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे 10 मई को। पेशवाओं के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार डाल दिया है नहीं, तो अभी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। देखो, महाराष्ट्र में पेशवा थे बाजीराव द्वितीय। कौन थे? पेशवा बाजीराव सेकेंड, ठीक है। तो पेशवा बाजीराव सेकेंड निसंतान थे, मैंने तुम्हें बताया था, निसंतान थे। तो हुआ क्या, इनके अंतिम समय में अंग्रेजों ने क्या किया, इनसे बोला कि तुम 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देंगे हम तुम्हें, और कानपुर के बिठूर में जाके रहो। बिठूर कौन सी नदी के तट पर है बताओ? बिठूर कौन सी नदी के तट पर है बताओ? गोमती, गंगा नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर है बिठूर, ठीक है। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय से कहा गया कि हम तुम्हें 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देंगे और तुम कानपुर के बिठूर में निर्वासित हो जाओ। तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की बात को माना और 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन में अपना साम्राज्य अंग्रेजों को देकर कानपुर के बिठूर चले गए। इनके दत्तक पुत्र का नाम मैंने तुम्हें बताया नाना साहेब था। क्या था? तो नाना साहेब, इन्होंने एक दत्तक पुत्र गोद ले रखा था बाजीराव द्वितीय ने। लेकिन जैसे ही बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई तो पेंशन मिलनी चाहिए थी नाना साहेब को। किसे मिलनी चाहिए थी? लेकिन अंग्रेजों ने नाना साहेब की पेंशन बंद कर दी। बोल दिया तुम तो इनके वास्तविक पुत्र हो ही नहीं, तुम तो दत्तक पुत्र हो, तुम उत्तराधिकारी नहीं हो, इसलिए तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी। समझ गए? तो नाना साहेब ने क्या किया, क्रांति में इसीलिए भाग लिया। समझ गए? देखो जल्दी, इसके अंतर्गत महाराष्ट्र में पेशवा बाजीराव द्वितीय, ये जल्दी लिखो जल्दी। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र में पेशवा बाजीराव द्वितीय, महाराष्ट्र में पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने, पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने, अलग अलग बिठाऊंगा, अलग अलग बता दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत आवाज हो रही है, क्यों आज ही कर रही हो? तो क्यों कर रही हो आज? पढ़ने में मन नहीं लग रहा? कॉपी लाना भूल गई तो पेज ले लो उससे, साथ वाली से अपनी। तो ये बोलो ना, दिमाग यहाँ पे नहीं है, क्यों? दिमाग कहीं और है। हाँ, क्या लिखा? पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने कानपुर के बिठूर में, कानपुर के बिठूर में, आधा टा बनेगा पूरा ठा बनेगा, कानपुर के बिठूर में, हाँ बिठूर में 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर
निर्वासित कर दिया। ऐसे करके लिखा जाएगा, देखो बिठूर है, ठीक है, हाँ सही है। कानपुर के बिठूर में 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर निर्वासित कर दिया। निर्वासित का मतलब स्थानांतरित कर देना, ठीक है, जगह बदल देना। 8 लाख वार्षिक पेंशन में 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर निर्वासित कर दिया, निर्वासित कर दिया, निर्वासित कर दिया, ठीक है। अरे अंग्रेजों से पेंशन लेने की जरूरत क्या थी भाई, अपना साम्राज्य संभालते, छीन रहे थे, छीन लेने देते क्यों, निर्वासित का मतलब है नहीं, लड़ते उनसे। और क्या, चलो लिख लिया, लिखो। 1853 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई। 1853 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई, लिखो। 1853 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई, बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई। इनके दत्तक पुत्र नाना साहेब को, इनके दत्तक पुत्र नाना साहेब, इधर देख लो, इधर नाना साहेब, नाना साहेब का वास्तविक नाम कौन बताएगा, बता दो जल्दी, पेपर में आया हुआ है, पुलिस के ही पेपर में आया हुआ है, ये भी बता दे रहा हूं तुम्हें। नाना साहेब का वास्तविक नाम था धोंधू पंत, याद रहेगा, भूलोगे नहीं क्यों, ये नाम पेपर में आया हुआ है, इसीलिए बताया मैंने तुम्हें, ठीक है। तो ले लिया, इनके दत्तक पुत्र नाना साहेब ब्रेकेट में कर दो धोंधू पंत को अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी नहीं माना और इनकी पेंशन बंद कर दी। अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी नहीं माना और इनकी पेंशन बंद कर दी, और इनकी पेंशन बंद कर दी, पेंशन बंद कर दी, ठीक। डायलॉग राइटिंग। जमींदारों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार, जल्दी से, चौथे नंबर पे, जमींदारों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार। जमींदारों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार, अंग्रेजों का व्यवहार, जमींदारों के प्रति अंग्रेजों का व्यवहार, डाल दिया। समझो, देखो ऐसा हुआ था, जो डलहौजी था, डलहौजी ने क्या किया, समझो, इस जमींदारों के प्रति इसने एक नीति अपनाई। तुम्हें पता है प्राचीन समय में जो राजा महाराजा हुए, प्राचीन इतिहास ले लो, मध्यकालीन भारत ले लो, तो बहुत सारी जमीनें दान दी गई थी, मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए, जमींदारों के लिए, समझ गए, इनाम की भूमि थी वो, किसकी भूमि थी, तो यानी कि 1852 में डलहौजी क्या करेगा, इनाम कमीशन लाएगा, क्या लाएगा, इनाम कमीशन। इनाम कमीशन लाने का उद्देश्य क्या था, जो दान दी गई भूमि थी उसे वापस लेके सरकारी भूमि में बदलना, समझ गए। तो अब इसने इनाम कमीशन का गठन किया डलहौजी ने 1852 में, और इसके तहत जांच कराई, कहा जांच करो और देखो पूरे भारत में कितने लोगों को इनाम में भूमि मिली हुई है, उन सबसे वापस लो उसे। तो ऐसे करके लगभग 35,000 जमींदार थे जिन्हें इनाम में भूमि मिली हुई थी, बहुत भूमि थी उनके पास। डलहौजी ने क्या किया, उनकी जो इनाम में मिली हुई भूमि थी उसे लेके सरकारी भूमि में बदल दिया, ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया उसे, ठीक है। तो इसीलिए जमींदार इससे क्या हो गए, नाराज हो गए, और फिर जमींदार भी क्या करेंगे, क्रांति में भाग लेंगे, समझ गए। तो लिखो जल्दी। इसके अंतर्गत 1852 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा इनाम कमीशन का गठन किया गया। इसके अंतर्गत 1852 ईस्वी में डलहौजी के द्वारा इनाम कमीशन का गठन किया गया। इनाम कमीशन का गठन किया गया। इनाम कमीशन का गठन किया गया।
और लगभग 35,000 जमींदारों की भूमि की जांच की गई। लगभग 35,000 जमींदारों की भूमि की जांच की गई। 35,000 जमींदारों की भूमि की जांच की गई। जांच की गई जिसमें से लगभग 20,000 जमींदारों की भूमि या तो जब्त कर ली गई, जांच की गई। इनमें से लगभग 20,000 जमींदारों की भूमि अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई। जब्त कर ली गई। जब्त कर ली गई। जब्त कर ली गई। ठीक है, तो ये जमींदारों ने इसलिए भाग लिया। दूषित शासन व्यवस्था डालो अगला हेडिंग जल्दी। अंग्रेजों की दूषित शासन व्यवस्था 5वें नंबर पे जल्दी। अंग्रेजों की दूषित शासन व्यवस्था। दूषित शासन व्यवस्था ये बनाया अभी तुम्हें इतनी स्लो बोल रहे हैं, 3 बार बोल रहे हैं, फिर भी छूट रहा है। तो इधर दिमाग इधर है नहीं ना। तो आज तुम लोग बातें तो करेंगे, ठंड भी नहीं लगा। बातें तो करें, बाहर बैठना तो फिर ठंडी में तुम कम बोलो मुझसे। कर रही हो बाहर जाके बातें कर लो। तुम्हें सुनाई पड़ रही है क्या? तुम भी तो पढ़े लिखे जाने लो। ए लड़ाई मत करो रे। आगे देखो मुझसे ना। नहीं ये शांत हो जाइए, ध्यान दो। चलो ए बात नहीं करोगे तो ध्यान दे इधर। तुम बड़े होशियार हो, तुम्हें चलो। तो पढ़े लिखे भी नहीं हो। शांत बैठो मत बैठ जाओगे पेट भूतनी के सपने आ रहे बैठ जाओगे पेट। ए बात मत करो, इधर ध्यान दे लो। इधर अगली बात बता रहा हूँ, समझो। देखो अंग्रेजों ने क्या किया, ये अभी मैंने क्या बताया था। देखो तुम ए सर ये क्या होता है? तुम्हें तमीज नहीं है कब बोलने की? बेटा ले चलो ए लड़ाई मत करो। अरे मुझसे तुम ना बोला कर, समझे नहीं? बीच में और भी तो है तुम्हारे साथ में। वो चलो नहीं ए बोलते, शांत हो जाए। बीच में ए बोलते बेटा थे। एक बात मत करो, शांत हो जाओ। चलो अब छोड़ो, खत्म करो उस बात को। कोई नहीं बोलेगा। अब जिसकी आवाज निकलेगी तो उसकी बुराई लगा दूंगा। जरूर बोलेंगे। बीच में और दो चलो अब तुम भी शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, शांत, बिल्कुल शांत। ठीक है, चलो इधर ध्यान दे लो। इधर नहीं पिट जाओगे, एक बात बता दे रहा हूँ अभी। 20 मिनट बचे। हाँ शांत हो जाओ, इधर ध्यान दे लो। अभी 20 मिनट है। ठीक है, 17 मिनट रहे। बहुत कुछ करा दूंगा 20 मिनट में। इधर ध्यान दे लो। क्या दिखाया? दूसरी शासन व्यवस्था। देखो ध्यान दो। अंग्रेज क्या करते थे? ध्यान दो इधर। अंग्रेज जो थे, अंग्रेज जैसे अंग्रेजी सेना में भारतीय सैनिक भी थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने दूसरी शासन व्यवस्था अपना रखी थी। ये क्या करते थे? उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों को ही भर्ती करते थे, भारतीयों को नहीं रखते थे। भारतीयों को जैसे चपरासी का पद है, सिपाही का पद है, ये सारे पद मिलते थे। यानी कि नियुक्तियों में भेदभाव करते थे। उसके साथ साथ वेतन में भी असमानता थी। वेतन में असमानता कैसी? जैसे एक अंग्रेज सिपाही है, उसे 20,000 रुपए सैलरी मिल रही है, भारतीय सिपाही उसे आधे मिल रहे हैं, 10,000। तो वेतन में असमानता थी। ठीक है, पक्षपात करते थे भारतीयों के साथ। तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। तो इसीलिए भारतीय जो भी जितने भी भारतीय अंग्रेजों की नौकरियां कर रहे थे, अंग्रेजों के यहाँ कार्यरत थे, उनमें भी आक्रोश था, क्योंकि उनके साथ भेदभाव होता था, पक्षपात होता था। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबके साथ पक्षपात होता था, भेदभाव होता था। उन्हें निम्न समझा जाता था, नीच समझा जाता था अंग्रेजों के सामने कि ये भारतीय हैं, और उन्हें नीच समझा जाता था। समझ गए? अंग्रेज उन्हें नीच समझ मानते थे। ठीक है, अपने समान बैठने नहीं देते थे अपने साथ में। ठीक है, भेदभाव होता था। चलो लिखो जल्दी। बहुत जल्दी आ गई तो क्यों? इधर आके बैठो, इधर आके इधर
यहाँ बैठो, बारी करेंगे। चलो लिखो, बोले एक बात बंद करो, लिखो जल्दी। अरे काम करके दूसरे क्या था? अंग्रेजों की दूसरी शासन प्रणाली, दूसरी शासन व्यवस्था लिखो। इसके अंतर्गत अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के प्रति, इसके अंतर्गत अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के प्रति, फोटो में ही आ जाती कम से कम, तो फोटो में भी नहीं आ रही हो क्यों? नहीं सर, मार्केट चले गए। आने से फायदा क्या होगा? तुम्हारा आना ही आती इससे तो क्यों? चाची इंग्लिश की ले लेंगे ना, इसीलिए इंग्लिश की कोचिंग ले अच्छा हाँ, इंग्लिश में फोटो खींच जाएगा क्यों? नहीं, मार्केट चले गए 40 साल से। हाँ क्या लिखा? अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के प्रति भारतीयों के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था, पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था, पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता था। लिख नहीं रही, पदों में असमानता थी, लिख नहीं रही हो। पदों में, बताएं अभी तुम्हें, शांत बैठो शांत। पदों में असमानता थी, नहीं समझोगे तो पाओगे। पदों में, तुम लेके उसकी कॉपी लिख दो अगर तुम्हें समस्या है तो, ठीक है? कल उसका लिख देना, ये कॉपी दे देना, ये लिख देगी तुम्हारे। पदों में असमानता थी, बिहार के जनता पदों में पक्षपातपूर्ण व्यवहार करते थे, पदों में असमानता थी, उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों को भर्ती किया जाता था। लिखने वो क्या मैंने नहीं। उच्च पदों पर केवल अंग्रेजों को भर्ती किया जाता था, भारतीयों को केवल निम्न पदों पर रखा जाता था, भारतीयों को केवल निम्न पदों पर रखा जाता था, भारतीयों को केवल निम्न पदों पर रखा जाता था, निम्न पदों पर रखा जाता था। वेतन व पेंशन में भी असमानता थी, वेतन व पेंशन में भी असमानता थी। बताएं, इधर बैठ जाओ इधर। अरे अगर बात की तो जिसका भी मुंह चलता दिखाई दे गया तो हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, बता दे रहा हूं, हमेशा के लिए बंद कर दूंगा मुंह अगर जिसका भी चलता दिखाई दिया मुझे, ठीक है? एलपी लगा दूं सर जी, एलपी। चलो एक बात हमको लिखो, लिख लिया? अगला हेड, अंग्रेजों की दोषपूर्ण न्याय प्रणाली, जल्दी छठे नंबर पे जल्दी से। अंग्रेजों की दोषपूर्ण न्याय प्रणाली, अंग्रेजों की दोषपूर्ण न्याय प्रणाली, दोषपूर्ण न्याय प्रणाली। देखो समझो, ध्यान दो, दोषपूर्ण न्याय प्रणाली क्या थी? जैसे मान लो एक ही, जैसे कोई अपराध एक अंग्रेज कर रहा है, वही अपराध भारतीय कर रहा है, तो अंग्रेज को बहुत कम जुर्माने पर बिना सजा के छोड़ दिया जाता था। जबकि अगर कोई भारतीय अपराध करता था तो उसका मकान खसा दिया जाता था, उसकी जमीन छीन ली जाती थी, उसे जेल में डाल दिया जाता था, उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता था। समझ गए? तो ये दोषपूर्ण न्याय प्रणाली थी। इसीलिए आप जैसे मान लो सेम अपराध है, वही अपराध अंग्रेज ने किया, वही भारतीय ने किया, तो उस अंग्रेज से 2-4 रुपए जुर्माना लेकर उसे छोड़ दिया जाता था। अब भारतीय का मकान खसा दिया जाता था, उसकी जमीन छीन ली जाती थी, उसे जेल में डाल दिया जाता था। तो ऐसे करके देखो, ये न्याय प्रणाली भी बहुत गलत थी अंग्रेजों की, यानी कि भारतीयों का शोषण कर रहे थे अंग्रेज, कर रहे थे नहीं कर रहे थे? चलो देखो, इसके अंतर्गत यदि कोई भारतीय अपराध करता, इसके अंतर्गत यदि कोई भारतीय अपराध करता, यदि कोई भारतीय अपराध करता, ये बताएं तुम्हें अभी, ये बात ये बोल। हाँ उसी से बोल रहे हैं, ठीक है? शांत बैठो, शांत। इसके अंतर्गत यदि कोई भारतीय अपराध करता तो उससे अधिक जुर्माना वसूला जाता व उसे अधिक सजा दी जाती थी, उससे अधिक जुर्माना वसूला जाता था व उसे अधिक सजा दी जाती थी, व उसे अधिक सजा दी जाती थी।
वह उससे अधिक सजा वीडियो बन रही है यार, तुम्हें बताता हूँ ठीक है। वह उससे अधिक सजा दी जाती थी, लिख लिया। जबकि अंग्रेजों को बहुत कम जुर्माने पर छोड़ दिया जाता था, जबकि अंग्रेजों को बहुत कम जुर्माने पर छोड़ दिया जाता था। बहुत कम जुर्माने पर छोड़ दिया जाता था। डालो अगला हेडिंग, आर्थिक कारण 2 नंबर वाला आया, देखो 2 नंबर वाला आर्थिक कारण हेडिंग डाल दो। 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण क्या थे उनके बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहला कारण डाल दो अनऔद्योगिकरण की नीति। अनऔद्योगिकरण की नीति इधर देख के लिख लेना जिससे ना लिख मिले। बहुत से लोग नहीं लिख पाएंगे ये वाला शब्द, क्यों लिख लेंगे सर। अनऔद्योगिकरण की नीति, इसमें क्या दूसरी हेडिंग डालें? एक ही हेडिंग डालो, इसी में बताएंगे, इसी में लिखवाएंगे, उसके बाद फिर अगले स्टार्ट करेंगे। अब देखो ध्यान दो, आर्थिक नुकसान अंग्रेजों ने भारतीयों को कैसे पहुंचाया, समझो। आर्थिक नुकसान देखो कैसे पहुंचाया। आर्थिक रूप से भारत को कमजोर किया अंग्रेजों ने। कैसे कमजोर किया? अंग्रेजों का उद्देश्य था कि भारत के उद्योग धंधे चौपट करो। जब भारत में कोई भी उद्योग धंधा नहीं होगा तो भारत कच्चे माल का केंद्र बन के रह जाएगा। जैसे कपास से कपड़ा बन रहा है, कपड़ा भारत में बनेगा ही नहीं। गन्ने से चीनी बन रही है, चीनी भारत में बनेगी ही नहीं, है नहीं। तो इन्होंने क्या किया, भारत के उद्योग धंधों को चौपट करने के लिए 95% तक कर लगाया। तो सर जी सबसे पहले उन्होंने गांधी का चरखा छीना होगा। चरखा तभी तो आया जब उद्योग धंधे नष्ट हुए। स्वदेशी कपड़ा बनाया गांधी जी ने, लेकिन वो खादी से बनता था, बहुत महंगा बनता था, ठीक है। तभी तो गांधी जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, कम पहनो और लेकिन भारतीय पहनो। इसीलिए गांधी जी ने कपड़े पहनना बंद कर दिया। वैसे गांधी जी बहुत अमीर थे, सूट बूट में रह सकते थे, लेकिन वो लोगों को प्रेरित करने के लिए उन्होंने अपने कपड़े त्याग दिए। उन्होंने कहा कि आज से गांधी पूरे जीवन आधे कपड़े ही पहनेगा। गांधी जी ने सभी एक्सपेरिमेंट भी बहुत करे। हाँ, गांधी जी ने इसीलिए लंगोटी बांधना स्टार्ट कर दिया था, बाकी कोई नहीं, कुछ नहीं पहनते थे पूरा, ठीक है। अब पूरे जीवन जब से उन्होंने प्रण लिया, प्रेरित किया ना पब्लिक को, उन्होंने कहा कि देखो जब मैं पहन सकता हूँ, मैं इतना अमीर हूँ, इतना सक्षम हूँ, सब चीज खरीद सकता हूँ, ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं देखो कपड़े त्याग दिए मैंने। गांधी जी सभी लंदन से तो तुम अंग्रेजी कपड़े क्यों पहनोगे? मत पहनो, क्यों? चलो ध्यान दो इधर। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बात बंद करो। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भारत को केवल कच्चे माल का केंद्र बना के छोड़ दिया। उद्देश्य क्या था कि जब कच्चे माल का केंद्र बन के रह जाएगा भारत, तो ये मजबूरी में माल हमें बेचेंगे। जब वहां उद्योग धंधे ही नहीं होंगे, टैक्स भारी भारी टैक्स लगाए, जिससे कंपनियों के जो मालिक थे, उद्योगों के जो मालिक थे, वो टैक्स भरने में सक्षम नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, मजबूर होकर अपने उद्योग धंधे बंद कर दिए। उन्होंने कहा यार इससे तो घाटा हो रहा है, इतना टैक्स भर रहे हैं, इससे हटाओ, बंद करो। क्यों? हर कोई यही करेगा, जब घाटे में जाएगा वो बंद ही करेगा। तो ऐसे करके अंग्रेजों ने भारत में सभी लगभग सभी उद्योग धंधों को बंद करा दिया। जब उद्योग धंधे बंद हो गए तो भारत कच्चे माल का केंद्र बन के रह गया, और कच्चा माल अंग्रेजों के हाथ बेचना मजबूरी हो गया भारतीयों का। तब अंग्रेज अपने मनमाने रेटों में यहाँ से माल खरीद के बेटे ले जाते थे, वहां से प्रोडक्ट बना के लाते थे और भारत में बेचते थे महंगे दामों पर। भारतीयों को वो खरीदने पड़ते थे। अगले चल के बहुत सारे गांधी जी आंदोलन करेंगे, उनके बारे में बताऊंगा कि कैसे करके अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, ठीक है। अंग्रेजी वस्तुओं की होली जलाई गई, स्वदेशी अपनाया गया, स्वदेशी पे बल दिया गया। तो लिखो, इसमें लिख लो जल्दी से, बोले अनऔद्योगिकरण की नीति हेडिंग डलवाई है। अनऔद्योगिकरण की नीति देखो, इसके अंतर्गत भारतीय व्यापारियों से, अरे देखो इसके अंतर्गत तुम सुधरोगे नहीं, शांत बैठो, कमेंट मत किया करो अगर कोई बात कर रहा है, ठीक है। उसकी लड़ाई होती है ऐसे,
किसके अंतर्गत लड़ाई होगी? हम डांट रहे हैं ना उससे, तुम क्यों बोल रही हो फिर? मैं तालीम बोलता रहा। हाँ देखो, इसके अंतर्गत भारतीय व्यापारियों से 95% तक राजस्व वसूला गया। भारतीय व्यापारियों से 95% तक राजस्व वसूला गया। 95% तक राजस्व वसूला गया। 5% और ले लेते हैं। जबकि अंग्रेजों से मात्र 2 या 3% ही कर लिया जाता था। अंग्रेज व्यापारियों से मात्र 2 या 3% ही कर लिया जाता था, जिस कारण भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए और भारत कच्चे माल का केंद्र बनकर रह गया। जिस कारण भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए और भारत कच्चे माल का केंद्र बनकर रह गया। भारत कच्चे माल का केंद्र बनकर रह गया। इस कारण सब जिस कारण भारतीय उद्योग धंधे नष्ट हो गए और भारत कच्चे माल का केंद्र बनकर रह गया। कच्चे माल का केंद्र बनकर रह गया। खाने योग्य फसलों के स्थान पर वाणिज्यिक फसलें उगाने पर बल दिया गया। खाने योग्य फसलों के स्थान पर वाणिज्यिक फसलें उगाने पर बल दिया गया, जैसे गन्ना, कपास, रेशम, अफीम, तंबाकू आदि। खाने योग्य वस्तुओं के स्थान पर वाणिज्यिक फसलें उगाने पर बल दिया गया। टाइम कम रह गया ना, मैं सोच रहा हूँ कि हो जाए पूरा। वाणिज्यिक फसलें उगाने पर बल दिया गया। वाणिज्य नहीं जानते हो? स्टैटिक, जिनसे मोटा पैसा पड़ेगा। हाँ, पैसा इकट्ठा मिलेगा, वो उसका प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा तब यूज कर सकते हैं उस फसल को। जैसे गन्ना है, कपास है, तंबाकू है, ये सब वाणिज्यिक फसलों में आती हैं। क्यों? खाने योग्य फसलों के स्थान पर वाणिज्यिक फसलें उगाने पर बल दिया गया, जैसे गन्ना, कपास, चाय, रेशम, अफीम, रबर, तंबाकू आदि। रबर, तंबाकू आदि। गन्ना, कपास, चाय, रबर, तंबाकू, अफीम आदि का रबर नहीं है, और भी वाणिज्यिक फसलें हैं। ठीक है, हाँ, लिख लिया। अगला हेडिंग डाल दो जल्दी से। अंग्रेजों की दोषपूर्ण लगान प्रणाली। अंग्रेजों की दोषपूर्ण लगान प्रणाली। दोषपूर्ण लगान प्रणाली। हेडिंग हाँ, 2 नंबर इसी में, आर्थिक कारणों में। भाई लगान पैसा ही तो होगा, ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा, भारतीयों से जबरदस्ती वसूला जाएगा, फसलें नहीं होंगी तब भी, सूखा पड़ेगा तब भी। क्यों? यानी कि अंग्रेज क्या करे? देखो, अंग्रेज मध्यकालीन भारत के शासकों से ज्यादा खतरनाक थे। वो भारत को ही नहीं, भारतीयों को भी गरीब कर रहे थे। भारत से सारा सोना, चांदी, पैसा, माल खींच के इंग्लैंड ले जा रहे थे। जबकि मध्यकालीन भारत के शासक बाद में जो आए वो सब यहीं रह गए, उन्होंने भारत के लिए सब कुछ किया नहीं किया? भारत को जमीन कर रहे थे। भारत में रह के भारत के लिए क्या? भारत की जीडीपी को सुधारा। जैसे अकबर को देख लो, तुम शाहजहां को देख लो, जहांगीर को देख लो, इन सब ने क्या किया? बहुत सारी इमारतें बनवाई। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज तो भारत का माल खींच के ब्रिटेन ले जा रहे थे, भारत को गरीब बना रहे थे, भारतीयों को खोखला, मतलब भारत को खोखला कर रहे थे, भारतीयों को गरीब बना रहे थे। यानी कि मध्यकालीन शासकों से ज्यादा खतरनाक भारत के लिए अंग्रेज थे। भारत को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया, अंग्रेजों ने पहुंचाया। किसने पहुंचाया? अंग्रेजों ने पहुंचाया। हो गया टाइम? 1 मिनट है। हाँ, डाल दिया। क्या डाला है? अंग्रेजों की दोषपूर्ण लगान व्यवस्था। सर 35 सेकंड बचे। अब देखो, इसके तहत अंग्रेजों ने क्या किया? 3 प्रकार की लगान व्यवस्था लागू की भारत में। यानी कि अंग्रेजों ने भारतीयों से 3 प्रकार से टैक्स वसूला। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से टैक्स वसूला। ठीक है। अब जैसे मान लो सूखा पड़ रहा है,
तब भी किसानों को बेचारों को टैक्स देना पड़ रहा है। जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाई जा रही है, फसलें बंजर, भूमि बंजर हो रही है, 2-2 3-3 साल उसमें फसल नहीं हो रही है, वो बेचारे फिर भी टैक्स भर रहे हैं। सूखा पड़े, अकाल पड़े, भूमि बंजर हो, कुछ भी हो, लेकिन किसानों को टैक्स भरना था। सर ये क्वेश्चन है, नील की खेती जैसे क्या नील की खेती नील उगवाई जाती थी जो 3 कठिया पद्धति होती थी नील की खेती। नील का पौधा होता था, उससे कलर बनता था, ठीक है। अच्छा वही वाला जो नीला तो हाँ वही वाला, तो उससे बताते हैं उसको इतना खतरनाक था कि वो भूमि को बंजर बना देती थी। अगर एक बार नील की खेती होगी तो 2 साल तक उसमें कोई फसल नहीं होगी, अगली बार फिर अगर करती तो 3 साल 5 साल ऐसे करके वो भूमि हमेशा के लिए बंजर हो जाएगी। बताएंगे नील की खेती के बारे में जब आधुनिक भारत में ये गांधी जी के आंदोलन पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा, ठीक है। हो गया देखो टाइम क्लियर हो गया सर, हो गया सर। चलो बंद कर दो तो और क्या आज के लिए इतना ही।